तो केदारनाथ का चुनाव पिक्चर अभी बाकी है। क्यों बाकी है? क्योंकि केदारनाथ के चुनाव में अभी कई ट्विस्ट आना बाकी है। यह सियासत की जो लड़ाई चल रही है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यह चुनाव सिर्फ महज एक सीट का उपचुनाव नहीं है। यह चुनाव उत्तराखंड की सूरत को भी बदल सकता है और सीधे तौर पर इस चुनाव में जीत हार राजनीतिक दलों को प्रभावित करेगी और उत्तराखंड की सियासत को नहीं बल्कि देश की सियासत को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली है, क्योंकि चुनाव केदारनाथ में हो रहा है। अयोध्या में लोकसभा चुनाव का नतीजा याद होगा आपको। सपा ने जीत हासिल की तो उसे प्रभु राम से जोड़ दिया गया। फैजाबाद, अयोध्या, चित्रकूट, फिर उसके बाद बद्रीनाथ में चुनाव हुआ, उपचुनाव, कांग्रेस ने जीत हासिल की। उसे भी कांग्रेस ने हिंदुत्व का एजेंडा या झंडा बदार बीजेपी के खिलाफ सीधे तौर पर कटाक्ष के तौर पर देखा। और अब केदारनाथ में चुनाव। ऐसे में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि बीजेपी की दो टीमें केदारनाथ में काम कर रही हैं। एक टीम भाजपा प्रत्याशी को जिताने में लगी है और दूसरी टीम हरवाने का काम कर रही है। हरीश रावत का दावा यह है कि यह दूसरी टीम जो हरवाने का काम कर रही है वो प्रदेश में एक नया राजनीतिक भूचाल लाना चाहती है। तो क्या वाकई ऐसा है कि बीजेपी के घर में कोई बीजेपी की हार की दुआएं मांग रहा है, जो दावा हरीश रावत कर रहे हैं? क्या इस दावे में कुछ दम है या यह महज सियासी शगुफा है? आज इसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस राजनीतिक बयान का आधार क्या है और क्यों कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत ने यह सियासी तीर केदारनाथ से सीधा देहरादून छोड़ा। ना देहरादून बल्कि दिल्ली तक। अब इसका मार्मिक असर क्या होगा वो सूबे की सियासत में पता चलेगा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर अब 2 हफ्ते से कम समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारी में पूरी ताकत झोंक चुके हैं और नेताओं की जिम्मेदारी तय हो चुकी है। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही दिख रहा है, इसलिए दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे भी करने लगे हैं। आखिरी चरण में पहुंचे चुनाव प्रचार को लेकर चुनावी कसरत तेज हो चुकी है। वैसे तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन जनता को कौन सा मुद्दा सही लगता है, इसको लेकर राजनीतिक दल मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से चुनाव की पूरी कमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल को सौंप दी गई है, क्योंकि वो इस क्षेत्र को भलीभांति जानते हैं, इसलिए जनता से सीधे जुड़ाव रखते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने चुनाव संचालन समिति का गठन भी किया है, जिसमें वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी, जबकि सत्ता दल भाजपा ने केदारनाथ के इस उपचुनाव को जीतने के लिए राज्य सरकार के 5 मंत्री, पार्टी संगठन के 200 से ज्यादा पदाधिकारी चुनाव मैदान में उतरे हैं, जिनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है ताकि चंपावत का मॉडल केदारनाथ में दोहराया जा सके। भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि केदारनाथ की जनता भाजपा के साथ है, मुख्यमंत्री के किए गए वादों पर भरोसा करती है और विपक्ष के मोहजाल में फंसने वाली नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में भी कांग्रेस उपचुनाव में जीत का परचम लहराएगी। केदारनाथ चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है और अपने सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने मैदान में उतार दिया है। तमाम हमारे मंडल अध्यक्ष, शक्ति बूथ केंद्र, तमाम सभी वहां पर लगे हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के साथ में हमारे महामंत्री, संगठन महामंत्री और तमाम सभी वरिष्ठ पदाधिकारी केदारनाथ चुनाव को लेकर के वहां के जनमानस से संपर्क कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को दिखाई देगा कि जब 20 नवंबर का चुनाव होगा तो उस वक्त एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट आने जा रही है, क्योंकि पहले भी ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट रही है और अब एक बार फिर ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट होगी।
देखिए, हम बहुत कंफर्टेबल स्थिति में हैं केदारनाथ उपचुनाव में अभी तक, और बहुत संतोषजनक हमारी स्थिति है। लेकिन चुनाव को और ज्यादा गति देने के लिए, धार देने के लिए कुछ हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। ब्लॉक स्तर पर और क्षेत्र पंचायत स्तर पर ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्योंकि अमूमन जो हलचल है वो आखिरी के दिनों में देखी जाती है। तो बूथ मैनेजमेंट बढ़िया हो सके, आपस में समन्वय बढ़िया हो सके, इन सब चीजों के मद्देनजर जो है हमारे लोगों को, किसी को अगस्त मुनि की जिम्मेदारी तो किसी को चोपता की जिम्मेदारी। केदारनाथ विधानसभा में 50 से 60% की वोटिंग होती ही रही है, लेकिन इस बार कोशिश ये रहेगी कि हमारे तमाम नेतागणों के सहारे से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचा पाए। केदारनाथ विधानसभा का चुनावी रण भले ही अंतिम चरण में पहुंच चुका हो, लेकिन चुनावी गर्मी राज्य में बढ़ती हुई ठंड को कम करने में लगी हुई है। ऐसे में 90,000 से ज्यादा मतदाता केदारनाथ में किसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, यह तो 23 नवंबर को पता चल पाएगा। लेकिन 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए सियासी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बाबा केदार का किसे आशीर्वाद मिलेगा। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो केदारनाथ चुनाव पिक्चर अभी बाकी है, सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, सुनीता विद्यार्थी जी हैं, बीजेपी का चेहरा है, आशीष नोटियाल जी कांग्रेस का चेहरा है, और सेठी जी हमारे साथ हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे बुजुर्ग पत्रकारों में शामिल हैं, लेकिन जुआ दिखते हैं आज भी। खैर, सुनीता जी, मैं चर्चा की शुरुआत करूं नोटियाल जी आपके साथ। मैं जरा हरीश रावत जी का बयान सुनाना चाहूंगा, और वो बयान बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि हरीश रावत जो बात कह रहे हैं वो जानते हैं कि केदारनाथ से सीधा देहरादून और देहरादून से दिल्ली उसकी तासीर है। जरा प्लीज हरीश रावत का बयान प्ले करिए पहले। भाजपा जबरदस्त तरीके से लगी है। मैंने कहा हाँ लगी है। इस समय 2 प्रकार की टीमें काम कर रही हैं। एक टीम कह रही है कि मौका है उड़न, और दूसरी टीम है जो कह रही है किसी तरीके से बचाना है। तो उनकी यही तैयारी है। बाकी भाजपा ने केदारनाथ में काम तो कुछ किया नहीं, अभी तो आशीष नोटियाल जी, वो तो हमें मालूम है कि हरदा एक तीर से 2 नहीं, वो 3 शिकार करते हैं राजनीतिक लिहाज से। वो उत्तराखंड का राजनीति को जानने वाला बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन ये आधार क्या है कि भाजपा की 2 टीमें काम कर रही हैं? एक टीम वो जो दुआ कर रही है कि चुनाव हार जाए भाजपा, इसका आधार नोटियाल जी? तिलक भाई, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोला हुआ था, आज उनको ही अपनी पार्टी में ला करके उन्हें लगता है कि वो जीत जाएंगे। जब वो उनसे खुश होंगे जो कल तक चुनाव लड़े थे भाजपा के खिलाफ, क्या वो खुश होंगे उनको आज टिकट नहीं मिला? तो इस प्रकार के कई लोग हैं, क्या कुलदीप रावत की बात करें या आम आदमी पार्टी से जो लड़े थे, कल तक तो उनके खिलाफ आप जहर उगल रहे थे, ये सब गलत है, हम ही सही है। अब आज नहीं नोटियाल जी ना, आप तो हरीश रावत जी को जानते हो ना। देखिए, उन्होंने उसी आधार पे बोला है। नहीं, वो कार्यकर्ताओं के आधार पे नहीं बोल रहे, वो कहीं और निशाना मार रहे हैं। या आपको समझ में नहीं आया हरीश रावत जी जो कह रहे हैं? वो बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए कि ये बीजेपी के बड़े नेता चाहते हैं कि चुनाव हार जाए। देखिए, राव जी एक राजनीति में बहुत बड़े तबके वाले हैं उत्तराखंड के अंदर, और उनकी तो मुझे लगता है उनसे बात भी हुई होगी, क्या पता उन्होंने बता दिया हो रावत जी को, जो उन्होंने बात सबके सामने ही बोल दी। तो कुछ तो है, रावत जी का तबका बहुत बड़ा है, रावत जी का कद बहुत बड़ा है, और अगर उन्होंने कोई बात बोली है तो निश्चित उसका वजन है, और होगा कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए, हाँ, यानी धुआं है तो आग तो होगी है, और उस चिंगारी को भड़काने का काम आप कर रहे हो। बाकी नहीं, सुनीता जी आप मुस्कुरा रहे हैं। हरीश रावत जी ने इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र चल दिया ये कहते हुए कि 2 टीमें काम कर रही हैं। एक टीम तो चाहती है कि भाई कैसे कैसे जीत जाओ, दूसरी टीम चाहती है कि चुनाव हारो, ये हमारी दुआ है। इसका आधार तो नोटियाल जी नहीं बता रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि बड़े कद के नेता हैं तो कुछ ना कुछ तो बात हुए। देखिए चावला जी, जिस प्रकार से हरीश दा नैरेटिव फैलाने में माहिर हैं
और उनकी जो बयान यहाँ पे जिस प्रकार से उन्होंने एक शिगुफा फेंका है, मैं तो ये कहूंगी जो हमारी पार्टी और हमारी चुनावी रणनीति ने जो तीर लगाया वो सही ठिकाने पर लगा, और यही हम चाहते थे। दूसरी बात, जैसे कि 2 धर रहे हैं या 4 धर रहे हैं, अरे आप ये बताइए एक ही मंच पर आपके कितने गुट के धर रहे हैं? एक नहीं, वो तो एक मंच पर एक साथ भी आ गए ना मैडम। जिन्होंने सांप और नेवले तक की कहानी सुनाई वो सब एक साथ आ गए। उसमें हरीश रावत जी ने जोड़ा था जब आपदा आती है तो सब सांप और नेवला एक साथ आ जाते हैं, तो वो एक राजनीतिक मंच पर आ गए हैं। वो आपने देखा भी होगा, हरीश रावत जी सब समझा रहे थे 2016 की कहानी। तो जब सांप और नेवला इतना ज्यादा जो मैच्योर हो चुके हैं तो मुझे से किनारे को डर लग रहा है। नहीं, वो आपके घर की बात कर रहे हैं सुनीता जी। मैं सब समझती हूँ, ये बयान जो है बचाना नहीं बचकाना है, और ये नैरेटिव सेट करने का जो हरीश रावत ने जो तीर चला है, मैंने कहा कि हमने तीर लगाया वो सही ठिकाने पर लगा, और यही हम चाहते थे। तो यहाँ पर ये नहीं, तो फिर वो ये कह रहे कि कोई इशारा कर रहे हैं कि कोई बड़ा नेता चाहता है कि चुनाव हार जाओ, ऐसी दुआ है। देखिए ऐसा है, ये सिर्फ उनका अपने माइंड में बनाया हुआ एक ऐसा शिगुफा है जो वो महसूस करते होंगे। ऐसा ही है नोटियाल जी, लाजिमी है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि इस तरीके के ख्याल आना तो नहीं बनते हैं। हो सकता है उनको इसका ज्ञान हो, किसी से बात भी है, और बात भी है कि धामी जी के पीछे जो है इनका एक बहुत बड़ा तबका लगा हुआ है कि धामी जी को कितना बाहर किया जाए। बहुत अच्छा मौका है धामी जी को बाहर करने का। लगातार 3 उपचुनाव अगर हार जाते हैं तो धामी जी बाहर है, तो इसमें निश्चित लगा होगा कि बहुत कह रहे हैं, और और धामी जी को क्या करना है, पार्टी टीचर बिक्री हो गई, वहाँ ना ज्ञानवर्धन करके आप चले हैं दूसरों को ज्ञान देने। ये सिर्फ कुछ चावला भी नैरेटिव ज्ञान समझा रहे हैं और बता रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे। एक मिनट सेठी जी, एक मिनट नहीं, कोई आधार तो होगा। हरीश रावत ने ये बात कही। सेठी जी, ये कहां इशारा कर रहे हैं हरीश रावत जी? यहां मसला तो आगे रावत, पीछे रावत, दाएं रावत, बाएं रावत, मतलब कहानी कहीं ना कहीं रावत के इर्द गिर्द ही घूम रही है। क्या ये उन्हीं रावत की बात कर रहे हैं जो आजकल एक्टिव नहीं है केदारनाथ में? रावत जी का, जैसे आशीष जी ने कहा ना कि उनके हाथ में कितने खेलने के लिए दाने हैं, ये ना रावत जी को पता है, ना उनके कार्यकर्ताओं को पता है, ना इनके पदाधिकारियों को पता है। वो क्या करेंगे अगली मर्तबा, वो क्या दाव चलेंगे, ये मुझे लगता है शायद रावत जी को भी नहीं पता होगा अगली सुबह तक, जिस पहली वाली शाम को वो तैयार करते हैं अपनी रणनीति। लेकिन केवल जी एक बात तो तय है, केदारनाथ चुनाव का जो नतीजा है वो उत्तराखंड में या केदारनाथ की विधानसभा की जनता के लिए, ये इर्द गिर्द जितने धार्मिक स्थल हैं और जो पंडा पुरोहित हैं उनके लिए बेशक ये एक चुनाव का परिणाम ऐसा होगा कि जो ये देखेंगे कि भाजपा या कांग्रेस कौन जीत गया कौन हार गया, लेकिन इसका बृहद जो रिफ्लेक्शन है वो पूरे देश में उसी तर्ज पर जाएगा जिस तर्ज पर वाराणसी के चुनाव का नतीजा गया था। क्योंकि देश के जो 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको नहीं मालूम, यकीनन नहीं मालूम उनको कि यहाँ पे आशा नौटियाल या मनोज रावत चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। वो केवल ये जानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा जो चुनाव लड़ रही है, देखते हैं कि धर्म की राजनीति के प्रति पोलराइजेशन और इनका जो रुख है वो कितना अभी तक तासीर उसमें है। और आप बिल्कुल वाजिब बात कर रहे हैं कि देश की सियासत पर इस चुनाव में जीत और हार के बाद असर पड़ने वाला है, लेकिन क्या हरीश रावत, क्योंकि राजनीति के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, क्या वो शांत पानी में पत्थर मारकर देख रहे हैं कि कितनी हलचल और कितनी गहराई है? देखिए, उम्र के 80 टच करने जा रहे एक ऐसे बरगद के वृक्ष राजनीति के, उनको मैंने कहा खुद ही नहीं पता वो कौन सा पत्थर कहां फेंकेंगे, तो उसके बारे में कोई राजनीतिक पंडित किसी भी तरीके की भविष्यवाणी या किसी नहीं, हलचल तो पैदा करने की कोशिश है ना।
कि भाई बीजेपी के घर में भी दो धड़े हैं जो हरीश रावत समझा रहे हैं। एक धड़ा चाहता है कि चुनाव जीते, एक धड़ा चाहता है कि चुनाव हारे। तो हलचल पैदा करने की कोशिश है। हलचल तो उस समय ये भी हो रही थी तिलक जी, जिस समय बहुत ज्यादा भाजपा जो मनोवैज्ञानिक दबाव इतना बना दिया था चुनाव से पहले कि जो कट्टर कांग्रेसी थे, सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल को छोड़कर बाकी सारे तैयार हो चुके थे, अपना मन बना चुके थे कि हम किसी तरीके से कांग्रेस से अगर पलायन करना है तो हम कर सकते हैं। तो मैं हरीश रावत की बात बता रहा हूं। हरीश रावत मतलब निसंदेह है, वो यहाँ की राजनीति के एक पुरोधा है और यहाँ के एक बिल्कुल स्तंभ है वो। लेकिन उनकी चाल, उनके बाद उनके करने के पीछे वो भरत सिंह रावत को आईना दिखा रहे हैं, यशपाल आर्या को दिखा रहे हैं, या वो पार्टी के संगठन को बता रहे हैं, और या इसके अलावा पार्टी हाईकमान में। नहीं, ये कहानी तो कांग्रेस में भी हो सकती है सेठी साहब। जैसे वो दो धड़ों की बात बीजेपी में कर रहे हैं, तो कांग्रेस में भी तो कुछ धड़े हैं ही जो चाहेंगे कि चुनाव हार जाए। कांग्रेस इस समय मजबूरी में जो है, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि हम झगड़ा कम से कम कर दें, क्योंकि उनके सामने अभी कुछ समय पहले जिस तरीके का इस चुनाव में ये भी नजर आएगा, अगर कहीं गलती से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लूज करती है तो भारतीय जनता पार्टी केवल वहां के मतदाताओं की वजह से लूज नहीं करेगी, ये जाहिर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी भी इसी रोग का शिकार हो चुकी है। सुनीता जी, इत्तेफाक रखते हैं आप सेठी जी जो बात कह रहे हैं? देखिए चावला जी, सेठी जी ने जो भी आंदोलन किया, मैं कहूंगी कि उन्होंने बहुत हद तक ये चीजें सही कही ना। लेकिन हरीश रावत जी के केस में मैं आपको साफ साफ कहूँ कि वो जातिवादी रायता वहां पे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि रावत ये जो चीजें वो फैला रहे हैं, ये हमेशा रायता फैलाने। नहीं, उन्होंने किसी रावत का नाम नहीं लिया। ना, वो हो सकता है कि किसी रावत का नाम ले रहे हो इशारों में। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आपका कोई मंत्री है जो रावत है और वो वहां केदारनाथ में एक्टिव नहीं है, कुछ ऐसा है क्या? देखिए ऐसा है चावला जी, कोई बड़ा नेता हो जो केदारनाथ के आसपास की सियासत को समझता हो, गढ़वाल का कोई बड़ा चेहरा हो जो रावत मंत्री हो और जो जिनकी दिल्ली तक पैठ हो, जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, क्या ये उनकी बात कर रहे हैं? चावला जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, वो किसी भी जाति का हो, वर्ग का हो, वर्ण का नहीं, सुनीता जी आप बात काट गए। सेठी जी, मैंने कोई गलत कोड किया क्या? नहीं, आप बिल्कुल सही था। देखिए लेकिन आप जितना आप आसान सुनीता बोराई को समझ रहे हैं ना, ये साधारण प्रवक्ताओं में नहीं है। नहीं, मुझे मालूम है सुनीता जी बहुत काबिल प्रवक्ता है। सुनीता जी जो है बहुत काबिल प्रवक्ता है, उनको मालूम है कि सवाल से कैसे निकलना है। ये साधारण प्रवक्ताओं में नहीं है। ये अपनी बात कहेंगे ना, ये अपनी बात कहते कहते अभी जैसे उन्होंने कहा रायता फैला रहे हैं। मैं मानता हूं कि वो पूरी केटरिंग के जो माहिर हैं हरीश रावत, लेकिन इन्होंने रायता ही क्यों चुना सुनीता जी ने? तो इसका मैं आपको बताऊं, जितनी चिंतित कांग्रेस है उतनी ही चिंतित भाजपा भी है इस चुनाव में। हाँ, तो मतलब बीजेपी वो रायता जो हरीश रावत फैला रहे हैं वो समेटने में जुट जाएगी बीजेपी, ऐसा ही है सुनीता जी जो बात सेठी जी समझा रहे हैं? देखिए हमको रायता फैलाने में ना खिलाने में कोई हमारा मतलब नहीं है। आज की जनता भारतीय जनता पार्टी का नहीं, आपने कहा सुनीता जी, मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस फैला रही है वाला है। आपने कहा कि वो रायता फैला रहे हैं, देखिए वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से कांग्रेस नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश कर रही है वो विफल हो चुकी है। सेम हालत सुनीता जी। देखिए, अगर हम सिर्फ नागरिक के नाते बात करें, मतदाता के नाते बात करें, या इस प्रदेश की जनता के नाते बात करें, तो इस समय जितना कॉन्शियस कांग्रेस है उतनी ही भाजपा भी कॉन्शियस है। उसका रीजन बता दूं मैं। देखिए, हिंदुओं को 80 करोड़ सनातनी हिंदुओं के आस्था का केंद्र जो केदारनाथ और बद्रीनाथ है, आप बद्रीनाथ नहीं कर चुके हैं। मतों से अधिक मतों से इस बार जीतेगी। और ये नहीं सुनीता जी, बात ना सेठी साहब की बात में वजन क्यों है? आपने पूरे मंत्रियों की फौज वहां पे लगा दी, आपने पदाधिकारियों को वहां पे लगा दिया। एक उपचुनाव जीतने के लिए पूरी की पूरी बटालियन वहां पे लगी हुई है और आप कह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही डर तो कांग्रेस पार्टी को है। नहीं, डर मैडम कांग्रेस से ज्यादा तो आपके कार्यकर्ता घूम रहे हैं वहां। उनके पास है। नहीं सुनीता जी, वहां तो अकेले गणेश गोदयाल जी को छोड़ा हुआ उन्होंने।
गणेश गोदयाल जी को जिम्मा दे रखा है, आपके तो सारी पूरी फौज लगी हुई है वहां। खैर आशीष जी, वैसे भी इनकी पार्टी का जो एजेंडा है वो केदारनाथ बचाओ है, वहाँ की जनता को नहीं बचाना, वहाँ की जनता के सुख दुख में नहीं जाना, वहाँ के किसी प्रकार के विकास में अपनी भागीदारी नहीं करना, नहीं बचाना। एक मिनट, एक राजेंद्र भंडारी को छोड़ के बाकी तो सभी है वहां कि नहीं? सुनीता जी, राजेंद्र भंडारी माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री जो चुनाव बद्रीनाथ में हार गए, उनको छोड़ के तो बाकी तो सभी है वहां, तो कौन नहीं है वहां? भंडारी जी को जो जिम्मेदारी सरकार पार्टी से मिलेगी, संगठन से मिलेगी, नहीं अभी तक तो अब वो पैदल है बेचारे। खैर आशीष जी, नहीं अब तो भंडारी जी पता नहीं, वो बताइए, कम से कम कांग्रेस में पिक्चर में तो रहते थे। और प्रत्येक कैबिनेट स्तर से लेकर बूथ स्तर का व्यक्ति वहाँ पे मैडम 2007 से लेकर 2024 तक की सियासत में भंडारी जी केंद्र में रहते थे, उनको मालूम था कैसे सुर्खियां है, लेकिन वो पता नहीं कहां। मैं तभी कहा कि भंडारी जी को भी प्रचार के लिए बुला लो, बाकी तो सभी पहुंच गए। अच्छा तिलक जी, हाँ। तिलक जी एक चीज मैं एक चीज जानता हूं, डिबेट में मेरे को बाकी प्रवक्ताओं का नहीं पता, ये मत सोचिएगा कि आशीष और सुनीता सामने बैठे हैं इसलिए कह रहा हूं मैं। सुनीता बड़ा ही झूठ नहीं बोलते कभी भी। हाँ। आप ये बताइए, आज की डेट में आपको भंडारी को लेना भूल था? देखिए सेठी जी, मैंने कहा आपको कि प्रत्येक कार्यकर्ता, इवन हम लोग भी ये चाहते हैं कि हम एक बार आप कह देते बहुत कम समय की बैठी है। नहीं वो सेठी साहब ने जो सवाल उठाया, सुनीता जी दिल पे हाथ रख के बोलिए, जो बात सेठी जी कह रहे हैं वो बात सच है या झूठ? देखिए अभी जिस प्रकार आपके बगीचे में कोशिश आपके राजनीतिक हॉल्टी करते गार्डन में इतने एक बढ़िया फल जीत रही है, जिसका बुरा नहीं, एक से एक रसदार फल हमारे और आप राजेंद्र भंडारी तौर पर लेके गए। तो ये यहाँ पर देखिए, मैं तो कहूंगी कि जिसको मौका वहाँ पे मिला है, प्रत्येक भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा को जीत दिलाएगा। वहाँ की जनता जो सुनीता जी बहुत काबिल है, बहुत काबिल है, बहुत काबिल प्रवक्ता है आप, सवाल ही गोल कर दिया। खैर कोई बात नहीं। आशीष जी, नहीं जहां तक भंडारी जी की बात है सेठी जी, तो ऐसा थोड़ी ना कि पहली बार, मामला तो राजनीतिक गुरु ने कई बार ट्राई किया, लेकिन ये बेमौसमी फल था ना तिलक जी। अब वो बेमौसमी फल, अब वो बीजेपी जाने, अब वो भंडारी जी जाने, बीजेपी जाने। खैर वो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, कभी भी कहते हैं ना कि गुरु गुड़ और चेला शक्कर, यहां मामला उल्टा पड़ गया। खैर ये नोटियाल जी, हाँ सर, ये चुनाव आपके लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते तो 4 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं, जैसे हरीश रावत जी ने एक उंगली उठाई, 4 उंगलियां आपकी तरफ। अभी तक तो प्रभारी का कोई अता पता नहीं, आप लोग जूम पे टच में रहते हैं, वो तो पता है, जूम पर मीटिंग होती है आप लोगों की, प्रभारी आए ना आए वो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिमाचल में पूरी की पूरी कार्यकारिणी भंग हो गई, समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल। अगर आप ये कह रहे हो कि बीजेपी हार गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अगर कांग्रेस हार गई तो फिर क्या होगा? आप जैसे प्रदेश प्रवक्ता लिखा, कहीं पूर्व प्रदेश प्रवक्ता लिखा जाए, फिर आशीष जी अच्छा हमें भी नहीं लगेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? बिल्कुल, अच्छी बात है, आप हमारा ऐसी हैं। हाँ, तो आप मनोवैज्ञानिक दबाव में क्यों आ रहे हो? नहीं, मैं मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं, आप एक उंगली उठा रहे, 4 उंगली अपनी तरफ भी है। जवाब दे देती। आशीष जी जवाब दे दो आप। मैं भी नहीं चाहूंगा ना कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लिखा हो, आपके पूर्व प्रदेश प्रवक्ता लिखा हो। देखिए जब भी कोई गलत होता है तो हाँ। निश्चित उसके लिए किसी ना किसी को दायित्व उसका लेना पड़ता है, और इस समय क्या होगा ये तो भविष्य की गोद में है, क्या होगा क्या नहीं होगा दायित्व लेना पड़ता है, मतलब देखिए आपके कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस में कौन लेता जिम्मेदारी? जीतने वाले के सर पे भी ताज सस्ता है, और अगर हारेंगे तो उसका दायित्व भी किसी ना किसी को लेना पड़ता है। नहीं, उत्तराखंड कांग्रेस में नहीं होता ऐसा, तो अच्छी बात है, नहीं होता ऐसा। बता दो मुझे, उदाहरण दे दो आप, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। उदाहरण दीजिए अगर आपके पास है तो। जब विधानसभा चुनाव पिछली बार हम हारे थे तो गणेश गोदिया जी ने पेशकश की थी कि मैं इसकी वो लेता हूँ, हार की जिम्मेदारी और देना चाहता हूँ, तो उस समय इस्तीफा नहीं हुआ। बाद में पार्टी ने कई जगहों पे हुआ तो उनके, अच्छा, तो उस समय इस्तीफा ले लिया था पार्टी ने, जब उन्होंने ऐसे 10 प्रदेश अध्यक्षों ने इस्तीफे की पेशकश की थी। आशीष भाई ये मतलब मेरे साथ मत खेलो। देखिए आज गणेश गोदियाल लीड कर रहे कि नहीं कर रहे केदारनाथ में?
केदार बद्रीनाथ में किसे आपने जिम्मेदारी दी? गणेश गोदयाल को दी कि नहीं दी? बिल्कुल दी, बिल्कुल दी। अब हाँ, तो ये बोलिए कि हमारे हमारे बड़े चेहरे हैं और उनके खून कटवा के खुद को शहीद घोषित कर रहे हो? नहीं, ये नहीं, जब भी कहीं जीत हार होती है उसका आंकलन किया जाता है और कुछ नेता इसकी दायित्व भी लेते हैं। तो अब तो फिलहाल ऐसा कुछ है ही नहीं, अभी तो हमारे जीत ही जीत है। नहीं, सेठी जी जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं आशीष नोटियाल को भी नहीं समझ में आएगा, जो क्योंकि हरीश रावत का दाएं हाथ को नहीं पता होता कि बाएं हाथ क्या कर रहा है, तो इसलिए आशीष जी को भी नहीं समझ में आएगा हरीश रावत ने क्या बोला। क्या हिम्मत हमारी, जब सवाल भी आपका जवाब भी आपका, तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं हम कुछ बोल पाए ना। बोलिए। लेकिन तिलक भाई देखें, केदारनाथ का जो चुनाव होना है सिर्फ हमारे बोलने से कुछ नहीं होता। जनता देखेगी किसने क्या किया। वोट आखिर जनता को देना है, जनता को हिसाब देना पड़ेगा सोना चोरी का, यहाँ की शिला उठाकर दिल्ली ले जाने का, तीर्थ पुरोहितों के मकान तोड़ देने का, व्यापारियों के व्यापार को बंद कराने का, हर चीज का इनको हिसाब देना पड़ेगा। जनता निश्चित हिसाब लेकर बैठी है और इनको हिसाब देना पड़ेगा। आपने एक ऐसा काम नहीं किया कि जनता आपको वोट दे। इन्होंने अगर ऐसा कोई काम किया तो बता दें कि ये वाला काम इनका इस लायक है जिससे इन्हें वोट देना चाहिए। आज राज्य को और कर्जा लेना पड़ रहा है। हासिल होगा केदारनाथ की जनता को? अरे हमें देखे ही तो हासिल होगा, और हासिल क्या होगा बता दीजिए, क्या हासिल? एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति कर रही है उसे हम स्वीकार नहीं करते। और अगर आप हार गए तो फिर क्या मैसेज जाएगा? नहीं, हम हारेंगे नहीं। हम क्यों हारेंगे? नहीं, सोना चोरी ये करेंगे, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। हरे हम अगर खंडूरी चुनाव हार सकते हैं, हरीश रावत 2-2 सीटों से चुनाव हार सकते हैं और पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार सकते हैं, तो आप क्यों नहीं हार सकते? तो आप क्या लिखवा के लेकर आए हो कि विरासत है हमारी? अगर जनता को विकास के नाम पर वोट देना है, डेवलपमेंट के नाम पर वोट देना है, तो उसकी खाली एक पार्टी। सर आप ना सरकार में हो ना आप चंडीगढ़ तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूं, विकास कैसे करोगे? चंडीगढ़ की तरह अगर काम करना है, 20 वोटों में हेराफेरी करने वाला, बेईमानी करने वाला, तो उसको तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। लेकिन अगर विकास के नाम पर वोट है तो वो वोट सिर्फ कांग्रेस को पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ही विकास कर सकती है, विकास करना जानती है। विकास चोरी चकारी करना भाजपा का काम है। आप लोगों से कोई भी सवाल करो, चाहे बीजेपी कोई भी राजनीतिक दल हो, बोले विकास जीतेगा। नहीं तो विकास की परिभाषा क्या है? भाई मैं वही तो जानना चाह रहा हूं आपसे। तो मैं कहता हूँ भाजपा का विकास है, राज्य को कर्ज में डालना भाजपा का विकास है, सोना चोरी कर देना केदारनाथ से सारा कर्ज उतार दो। हमारा ये मतलब ही नहीं है। हम तो पेंशन देने वाले लोग हैं, ये पेंशन छीनने वाले लोग हैं। हम रोजगार देने वाले लोग हैं। जल्दी से फिर सेठी जी फाइनल कमेंट आपका। सेठी जी, ये कांग्रेस के लिए भी इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। हिमाचल में पूरी की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई। आशीष भाई टेंशन में आ गए, मैं टेंशन की बात ही नहीं कर रहा था। यहां तो विषय यही है ना कि भाई हार के बाद ऐसा नहीं है कि अगर उनके घर आपके घर में भी बहुत कुछ बदल जाएगा। और वैसे ही प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जी के बीच में तो आपको मालूम है। जी देखिए, मैं मानता हूं इस बात को कि जो वहां पे मतदान होगा उसमें बेशक हिंदुत्व की भावनाओं को या गैर हिंदुत्व की भावनाओं के ऊपर जो वोट पड़ेगा उसका प्रतिशत मैं मानता हूं कि 60% होगा, लेकिन 40% वहां के जो स्थानीय प्रत्याशी है दोनों दलों का, उसके चेहरे पर भी वोट पड़ेगा। और इसका जो पूरा रिफ्लेक्शन जाएगा पूरे देश में वो ये जाएगा कि भाजपा का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उससे पूरी देश की जनता कितनी सहमत है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब जल्दी से हरीश रावत ने जो बयान दिया, सेठी जी आपके मुताबिक क्या हवा में तीर उछाला है या वाकई कहीं निशाना है? नहीं, हवा में तीर तो नहीं उछाला। हरीश रावत एक ऐसी टेंडेंसी है, कभी भी जैसे लेपर्ड होता है ना, तो लेपर्ड बिल्कुल सराउंडिंग्स में आता है, उसका झपट्टा, उसका शिकार अलग होता है, टाइगर का अलग होता है। तो हरीश रावत का जो इस समय निशाना है वो निशाना केवल और केवल ये है। सुनीता जी नहीं जुड़ पाएंगी। सेठी जी, सेठी जी मेरी एक गुजारिश है, आप भी ऐसा निशाने पर तीर मत मारा करिए कि प्रवक्ता ही है फिर दोबारा ना जुड़े डिबेट में। आओ, प्रवक्ता नहीं जुड़ रहे, बताइए बीजेपी के। नहीं, वो किसी वजह से उनकी दूसरी डिबेट होगी। हाँ, दूसरी डिबेट मुझे भी ऐसी लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। लेकिन सुनीता जी वैसे डिबेट छोड़ती नहीं है कभी, लेकिन आपने भी निशाना तीर जो है बिल्कुल हरीश रावत की तरह है कि मारा बिल्कुल नहले पर दहला।
है ना, भंडारी जी को लेकर। खैर कोई बात नहीं आशीष भाई, अन्यथा मत लीजिएगा, पर्सनल मत लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप प्रवक्ता से प्रदेश अध्यक्ष भी बने, ठीक, अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन असर बता रहा था मैं आपको चुनाव का। और बाकी प्रभारी जी के साथ जूम पर टच में रहिए आप लोग, ठीक, दिल्ली से जूम पर टच में, बहुत जरूरी है। प्रभारी जी कम से कम दिल्ली से तो मॉनिटर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आपका भी, सेठी जी आपका भी, नोटियाल जी आपका भी। तो पिक्चर अभी बाकी है, हरीश रावत यही संकेत दे रहे हैं। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या, कि क्या वाकई में बीजेपी में 2 टीम काम कर रही है। अब देखिए इस बयान का असर क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।